तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी तो है, लेकिन इस कहानी में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो शायद आप तक पहली बार पहुंचे, या हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुनी हो, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम हो। पूरे सिद्धू मूसेवाला के केस की इनसाइड स्टोरी क्या है, जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई ने क्या किया, जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर बाकी आम कैदियों को अपने गैंग में कैसे शामिल करते हैं, जेल से ये लोग पूरा ऑपरेट कैसे करते हैं। कुछ जेल के जेलरों और कुछ दूसरे स्टाफ से मैंने लगातार बात की पिछले 2-3 दिनों में। कुछ गैंगस्टर से बात की, कुछ ऐसे गैंगस्टर इस वक्त जो बाहर हैं, उनसे भी गैंगस्टर की एक दिमागी जो सोच है उनकी, और कैसे जेल के अंदर उनका पूरा एक साम्राज्य चलता है, उसके बारे में भी पूछा। तो आइडेंटिटी उनकी उन्होंने कहा कि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे तो सारे अंदर की बात बताइए, वो मैं आप तक रखूँगा। तो सब कुछ शुरू करूँ, और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के एक भांजा जिसने बाकायदा फ़ोन पर यह दावा किया है कि इस कत्ल को अंजाम देने के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, वो भी आपको हूबहू बताऊंगा जो उसने कहा है। तो कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर भी ऐसी तमाम कहानियां आती हैं। कुकू एफएम पर भी आप अपने मनपसंद की कहानियां सुन सकते हैं, चाहे वो क्राइम की हो, पॉलिटिक्स की हो, बायोग्राफी हो, ऑडियो बायोग्राफी हो, रहस्य, रोमांच, सस्पेंस, थ्रिलर। तो क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 भी है। तो कुकू एफएम ऐप पर जाकर आप अपनी मनपसंद की कहानियां सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। अब आज की कहानी शुरू करते हैं, और शुरुआत सचिन बिश्नोई से। कहते हैं ये लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है और पंजाब के फजिल्का का रहने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई का बिल्कुल खास। अब तक ये बात हो रही है, दो लोगों की बड़ी खास बात है। एक, लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के कब्जे में है और उसने कुछ कहा है, और उसके कहने से पहले उसके भांजे ने कल फ़ोन करके कुछ बताया, और जो फ़ोन पे उसने कहा है वो हूबहू आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। सचिन बिश्नोई है इसका नाम। सचिन बिश्नोई ने यह कहा, उससे जब पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो उसने कहा मैं सचिन बिश्नोई बोल रहा हूँ। मैं और लॉरेंस बिश्नोई यानी कि मामा उसके एक ही गांव पंजाब के फजिल्का के रहने वाले हैं। उसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में आपका हाथ है, तो कहता है जवाब में कि मैं शामिल ही नहीं था, बल्कि मैंने अपने हाथों से गोली मारी है सिद्धू मूसेवाला को। मतलब मैं शामिल नहीं हूँ, बल्कि गोली मारने वालों में भी एक है। अब पंजाब पुलिस के हिसाब से 6 से 7 लोग थे जो हमलावर थे, तो अब उसमें क्या एक सचिन बिश्नोई है? ये सवाल है उसके इस जवाब से पैदा होता है। इसके बाद उससे पूछा गया कि आपने क्यों मारा, क्या वजह रही? तो सचिन बिश्नोई का जवाब एकदम जो उसने दिया है, हमने कोई पब्लिसिटी या फिरौती या किसी स्टंट के लिए ये सब नहीं किया, न मारा। मूसेवाला से हमने बदला लिया है अपने भाई विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का। जग जाहिर है कि मूसेवाला ने हमारे भाई विक्की की हत्या करवाई थी। जितने भी गैंगस्टर जो पकड़े गए कौशल गैंग के शूटर्स थे, उन सब ने भी इसके नाम का खुलासा किया था। दिल्ली पुलिस ने भी मीडिया के सामने इसका नाम रखा था। अब सचिन बिश्नोई से फिर पूछा गया कि आप लोग जो इस तरीके से सोशल मीडिया पर फिर डालते हैं तो क्या पब्लिसिटी के लिए और स्टंट के लिए? तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है, हम सभी बजरंग बली के भक्त हैं। कनाडा में बैठे हुए गोल्डी बराड़ के बारे में भी उससे सवाल पूछा गया, तो सचिन बिश्नोई का जवाब क्या था? हाँ, वो हमारे बड़े भाई हैं, मतलब गोल्डी बराड़, और उनके भाई की भी हत्या इन लोगों ने करवाई थी। यानी इल्ज़ाम वो सिद्धू मूसेवाला के लोगों पर लगा रहा है। इसके बाद यह था कि आप लोगों ने वहाँ पे कम से कम 30 राउंड गोलियां चली, जिसमें से 24 गोलियां तो अकेले सिद्धू मूसेवाला को लगी। तो इतने ऑटोमेटिक राइफल और ये सारे हथियार आपके पास हैं और कहाँ से लाते हैं? तो उसका जवाब सुनिए। हम उनका नाम नहीं बताने वाले जिन्होंने ये हथियार दिए, लेकिन इससे भी खतरनाक हथियार हैं हमारे पास, जो लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में देखे होंगे। इन लोगों ने 2 दिन के अंदर मनकीरत औलख को मारने की धमकी दी थी, जो दूसरे सिंगर है। धमकी देने से कुछ नहीं होता, कहने से भी कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं करने वाले, हम जल्दी और दूसरे गैंग वालों को मारने वाले हैं। अब कौन टारगेट पर है आपके, ये उससे पूछा गया, तो बोला इसका जवाब जल्दी देंगे। ये है सचिन बिश्नोई। अब इसने फोन पे इंटरव्यू में जो सारी बातें कही, उसमें इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें। एक
कि शामिल नहीं हूँ हत्या में सिद्धू मूसेवाला के, बल्कि गोली मारने वालों में से एक मैं भी हूँ। दूसरा, हमने कत्ल का बदला लिया है। तीसरा, हमारे पास जो हॉलीवुड की फिल्मों में हथियार दिखाए जाते हैं उससे भी खतरनाक हथियार है, और जाहिर सी बात है कि सारे एक से खतरनाक हथियार हैं इनके पास। चौथा, कि अभी और भी कुछ लोग टारगेट पर हैं। कौन है बुरा जल्दी पता चल जाएगा। तो एक सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का अपने आप को जो भांजा, उसका ये कबूलनामा। अब दूसरी तरफ इस कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल से निकाल कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपनी हिरासत में ले गई। मैंने आपको कल भी बताया था, और 3 दिन की पुलिस हिरासत में है। वहाँ उससे लगातार पूछताछ की गई। स्पेशल सेल ने शुरू में कहा कि वो मदद नहीं कर रहा पूछताछ में, लेकिन अब स्पेशल सेल ने बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये कहा, जो उसने पूरा कहा है वो मैं आपको सुनाता हूँ, कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की खबर उसने जेल में टीवी पर देखी, तब उसे पहली बार पता चला। उसने कहा मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, काफ़ी वक्त से मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो जब इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो बाहर की दुनिया से कट ऑफ हूँ। उसे कहा गया कि लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पर आया, तुम्हारा बराड़, सचिन बिश्नोई, ये सब लोग तुम्हारे गैंग के हैं। तो उसने कहा कि मैंने या मेरा डायरेक्ट इसमें हाथ नहीं है, हाँ मेरे गैंग का ये काम है। तो उसने खुद को बचाते हुए कि मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, मैंने कोई इशारा नहीं दिया, लेकिन मेरे गैंग ने ये काम किया है, ये उसने एक्सेप्ट किया। अब इसके बाद कहते हैं कि स्पेशल सेल को उसने और भी कुछ शूटर्स के बारे में भी जानकारी दी, और उसी के बयान के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एक टीम नेपाल के लिए रवाना की गई है, क्योंकि शक यही है कि जितने भी इस शूटआउट में शामिल थे, जो शूटर्स थे, वो सब के सब इंडिया छोड़कर नेपाल भाग गए हैं। अब सारे नेपाल भागे हैं या कुछ इंडिया में, यह भी पता नहीं, लेकिन नेपाल चले गए हैं। तो पुलिस की एक टीम उन्हें नेपाल में ढूंढ रही है। तो 2 बड़े कैरेक्टर इस केस के पीछे, लॉरेंस और दूसरा उसका भांजा सचिन। सचिन ने एलानिया कहा है कि हमने मारा है, अपने हाथों से मारा है, और लॉरेंस का कहना है कि मैंने तो नहीं मारा क्योंकि मैं जेल में हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन हाँ ये काम मेरे गैंग का। तो उसने ये एक्सेप्ट किया है। तब पुलिस का काम यह है कि पहले उन शूटरों को पकड़े ताकि सारी कड़ियों को जोड़ा जाए, और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई हो। ये तो हुआ एक पहलू। अब सबसे मैंने आपको जो बताया कि कई गैंगस्टर और कुछ जेल ऑफिशियल इन लोगों से बात की लगातार। मैं ये जानना चाहता था ताकि आप तक पहुंचा सकूं कि आखिर ये लोग कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं, जेल से एक गैंग कैसे पनपता है, कैसे ऑर्डर देता है, कैसे जेल से फ़ोन पे किसी के भी नाम की आप सुपारी निकाल लो और वो मारा जाए, जैसे सिद्धू मूसेवाला। तो ये सब कुछ इतना आसान है क्या, और क्या ये पूरा होता कैसे है ये सब कुछ। तो कुछ गैंगस्टर, अब मेरी चूंकि ये भी है कि मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वादा किया है, उनका कहना है कि उनका काम जेल के स्टाफ बहुत आसान कर देते हैं, और जेल में साहब सब कुछ है, पैसे होने चाहिए आपके पास, पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। आपको क्या क्या चीज़ें मुहैया नहीं है जेल के अंदर, लेकिन हाँ बड़ा महंगा पड़ता है। अगर आपको जेल जाना है और लंबे वक्त के लिए जाना है तो फिर आपके पास बैलेंस होना चाहिए, मतलब अब बैंक बैलेंस बोला या क्या, लेकिन बैलेंस, और फिर काफ़ी पैसे होने चाहिए, क्योंकि आपको जेल में सहूलियत चाहिए, जेल में खाना चाहिए, जेल में ज़रूरत की चीज़ें जब भी चाहिए वो भी मंगाना है। हर चीज़ की कीमत है, रेट फिक्स है, और उसी हिसाब से हमें वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। फ़ोन जो सबसे बड़ी जड़ है वो कैसे आता है, उसने कहा उसके भी यही तरीके हैं, लेकिन कुछ और भी तरीके बताए। जेल के बाहर एक गैंगस्टर जिसके 10, 20, 50, 100 साथी होते हैं, जेल जाने के बाद हमेशा ये देखा गया है कि उस गैंग की तादाद बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों, जेल में जाने के बाद गैंग की तादाद कैसे बढ़ती है, तो उसने उसका भी तरीका बताया। जैमर के बावजूद फ़ोन काम कैसा करता है, ये उसने ये भी बताया। फिर अपने एक पुराने साथी, आपको पता होगा, हिमांशु मिश्रा ने भी बात की, सुनील गोयल जी, जो बल्कि सुनील गुप्ता जी माफ़ कीजिएगा, तिहाड़ में 35 साल रहे, जेलर रहे, और उन्होंने नज़दीक से सारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने बहुत कुछ समझाई। तो जो सारी चीज़ें निकल कर गई, अब वो आपके सामने रख रहा हूँ, बड़ा ही दिलचस्प है आपके लिए जानना और सुनना भी। असल में जेल को कुछ वक्त पहले से अब ये कहा गया कि जेल न कहो, इसे सुधार गृह कहो, रिफॉर्म। तो सुधार गृह के लिए फिर कुछ सुविधाएं भी देनी थी ताकि कैदियों को लगे कि हाँ भाई सुविधा मिल रही है तो सुधार गृह है। तो इसीलिए बहुत बार ये भी हुआ कि कैंटीन भी खुला जेल में, खाने कैदियों को अच्छे अच्छे मिले, रहन सहन, मुलाकात, इन सारी चीज़ों के बंदोबस्त हुआ। लेकिन इशू ये आया कि जेल में 2 तरह के कैदी होते हैं पूरे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में। एक जो हैबिचुअल होते हैं क्रिमिनल, जो आदी हैं, पेशेवर हैं,
जो किसी हालात से नहीं, बस उनको क्राइम करना ही करना है। और दूसरे वो हैं जो बड़े नॉर्मल प्रिजनर हैं, नॉर्मल कैदी, जो किसी हालात की वजह से कोई जुर्म कर बैठे और जेल के अंदर पहुंच गए। तो अब दो तरह के कैदी एक जेल में रह रहे हैं। अब इन दोनों तरह के कैदी को जेल में रहने के दौरान क्या हुआ कि ये दोनों मिक्सअप हो गए। पहले कुछ ऐसा था नहीं कि इनको अलग, कायदे से ऐसा होना चाहिए कि एक पेशेवर क्रिमिनल को अलग रखो, एक शरीफ कैदी को, या जो हालात का मारा है उसकी वजह से जुर्म हुआ है, जिसके सुधरने की पूरी गुंजाइश है, उसको अलग रखो। लेकिन दोनों मिलते गए तो सोच मिलती गई। फिर ये हुआ, जैसे तिहाड़ की बात बताता हूँ। 1994 में एक बार तिहाड़ जेल में पहली बार जेल ब्रेक हुआ था, बल्कि 1976 में, और 13 कैदी सुरंग बनाकर भाग गए थे। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि तिहाड़ के कुछ स्टाफ एक ही राज्य के थे, और जो कैदी भागे वो भी सब एक पर्टिकुलर स्टेट के थे। तो उनके बीच में बड़ी दोस्ती हो गई, और दोस्ती के जरिए उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली, और फिर उसके बाद सुरंग बनाने में भी मदद कर दी, और वो फुर हो गए। तिहाड़ के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। इसी के बाद आगे ऐसा ना हो तो क्या किया जाए। तो फिर 1994 में तिहाड़ ने एक काम किया, उसने हाई सिक्योरिटी वार्ड बनाए पहली बार। अभी तक आम और पेशेवर कैदी एक साथ रह रहे थे। हाई सिक्योरिटी वार्ड उन लोगों के लिए कि जो पेशेवर हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर हैं, इनके लिए इनको अलग रखा जाए, और जो नॉर्मल प्रिजनर हैं उनको अलग रखा जाए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, फिर इसके लिए ये हुआ कि जो जेल ब्रेक हुआ 76 में, तो पूरे जेल स्टाफ की मिलीभगत को देखते हुए ये तय किया गया कि तमिलनाडु की स्पेशल फोर्स को बुलाया जाए। और तमिलनाडु के वो इसलिए ताकि लैंग्वेज बैरियर, एक तो जो तिहाड़ में है ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के ही कैदी होते हैं, बहुत कम साउथ के हैं। तो अब तमिलनाडु वालों को बुलाकर हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया, ताकि वहाँ पर रहने वाले जो क्रिमिनल गैंगस्टर हैं वो एक तो उनके करीब ना आ पाएँ, दूसरा उनकी भाषा ना समझ पाए, जेल की कोई इन्फॉर्मेशन उन तक ना पहुँच पाए, तो एक दूरी बनी रहे। और इसीलिए पहली बार वहाँ पे तमिलनाडु जो फोर्स थी उसको लगाया गया जेल के अंदर सुरक्षा के लिए। अब हाई सिक्योरिटी वार्ड में पेशेवर क्रिमिनल को रखा जाने लगा, और बाकी जगह पे उनको अलग। लगा कि मसला हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब गैंगस्टर जेल के अंदर आते हैं। हर गैंगस्टर का अपना अपना एक वो होता है ऑरा। उन्हें चाहिए कि अपने आप को बड़ा दिखाना जेल में भी, और उन्हें पता है ये सारा खेल पैसे का है। तो उन्हें क्या चीज़ चाहिए? हाल के वक्त में हर गैंगस्टर के लिए जो सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है वो है मोबाइल फ़ोन। कि जेल के अंदर भी देखो भाई फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब उसका कद बड़ा है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसमें गैंगस्टर की गैंग की तादाद बढ़ती जाती है, और जेल में पहुंचे बहुत सारे ऐसे कैदी जो शायद बाहर आकर सुधर सकते हैं, वो इस गैंगस्टर के चंगुल में फंसते हैं। कैसे? इसके 5-6 बड़े बेसिक तरीके हैं, जो जितने लोगों से मैंने बात की, जो उन्होंने बताया एक गैंगस्टर कैसे एक आम कैदियों को अपनी तरफ, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल है, कैसे अपनी तरफ खींचता है। पहली चीज़, एक गैंगस्टर बड़ा पैसे दिए या फिर किसी और तरीके से जेल में मोबाइल लाता है। अब मोबाइल लाने के कितने तरीके हैं। पहला, आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर हैं, आपकी सांठगांठ है, आपने पैसे दिए, पुलिस वाले ने आपकी तलाशी नहीं ली, और कपड़ों में बाकी चीज़ों में जी मोबाइल जो है जेल के अंदर आ गया। ये पहला तरीका है। दूसरा, जेल मैनुअल के हिसाब से हर जेल को म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर होनी चाहिए। कायदे से इसको आम शब्दों में कहें तो शहर के बाहर जेल होनी चाहिए, आबादी से दूर। और तमाम जेल लगभग आबादी से दूर ही बनाए गए। लेकिन हुआ क्या, वक्त बीतने के साथ आबादी बढ़ती गई, और फिर धीरे धीरे वो आबादी जो है वो जेल के इर्द गिर्द बसती गई। सेम दिल्ली के तिहाड़ जेल का हाल है। जब दिल्ली में तिहाड़ जेल बनी उस वक्त आसपास में सन्नाटा था, कुछ नहीं था। अब आसपास में पूरी बस्तियां आबाद हो चुकी हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि जेल की दीवारें तो ऊंची हैं, लेकिन इतनी ऊंची भी नहीं कि पत्थर फेंको तो वापस पलट कर ना आए। एक नया रास्ता बनाया, मोबाइल को पैक करते हैं, उसके ऊपर ऐसी सारी चीज़ें लपेटते हैं जिससे गिरने के बाद टूटे नहीं। और फिर अच्छे अच्छे डील डॉल वाले लोगों को तलाश किया जाता है जिनका निशाना अच्छा हो। जेल के अंदर का नक्शा और जेल की बाकी चीज़ें, कौन सा कॉर्नर कहाँ पे कैदी, ये पहले से ही ब्रीफ कर दिया जाता है। उसके बाद बाहर से उस मोबाइल को उछाल कर जेल के कंपाउंड के अंदर फेंका जाता है, और कब कितने बजे फेंका जाएगा ये पहले से सब मालूम होता है। फिर वो मोबाइल जेल के अंदर बाहर से फेंका आपने, अंदर कैदी के हाथ में यूज़ हो रहा है। कुछ कैदी इवन खाने पीने की चीज़ों में,
जैसे रोटी है, पराठा है, सब्जी है, सब्जी के अंदर मोबाइल है, जेल के अंदर पहुंच गया। तो अलग अलग तरीकों से ये मोबाइल पहुंच गया, रिश्वत दे के आसानी से पहुंच गया। अब पहुंच तो गया, अब सवाल यह है कि जेल में तो जैमर्स हैं कानूनन, तो आप जैमर से बात कैसे करेंगे? तो अब जैमर भी जो है वो एक रेडार की तरह काम करता है, घूमता है वो। और कहते हैं कि जब वो घूमता है तो कोई ना कोई एक पॉइंट पर आकर एक कोई ऐसी जगह होती है जहां पे उसका असर जीरो होता है। मतलब वो जैमर तो है लेकिन उस जगह पे शायद उसका वो जो सिग्नल और बाकी चीजें वो नहीं पकड़ा और वहां पे वो काम नहीं करेगा। और वो कौन सा कोना है, ये अगर आपके पास पैसे हैं और आपकी सेटिंग है जेल स्टाफ से तो आप वो कोना जान जाएंगे। उसके बाद तमाम कैदी उसी कोने को पकड़ लेते हैं और फिर वहीं से बात करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप और ताकतवर हैं और पैसे खर्च कर सकते हैं, जैसे सुकेश चंद्रशेखर जैसा हर महीने 1 करोड़ तिहाड़ को देता था, तो फिर जैमर के इलेक्ट्रिक वायर को ही काट दीजिए उतनी देर के लिए जितनी देर आपको बात करनी है। सिंपल। अब जैमर के इलेक्ट्रिक वायर को काट दिया गया, जैमर ने काम करना बंद कर दिया, उतनी देर तक अब आप बात कीजिए। और अगर मिली भगत है तो जेल स्टाफ पहले ही बता देगा मैं इतने से इतने बजे तक काटूंगा, 7 से 7:30, 8 से 9 या सुबह 5 से 6, और तुम इतनी देर में अपनी बात करो। तो वो सेटिंग होती है, हर दिन का पता होता है कल कितने बजे इलेक्ट्रिक वायर कटेगी और कल कितने बजे बात होगी, परसों कितने बजे, वो सब पहले से एक दिन पहले डिसाइड हो चुका होता है। तो ये तो जेल पहुंचने, जेल के अंदर मोबाइल पहुंचने और कैसे जैमर के बावजूद बात करना, ये हो गया। अब सवाल ये है कि ये गैंगस्टर नए नए गैंग्स को कैसे अपनी तरफ खींचते हैं। उसके 5-6 बड़े सिंपल इंसानी कमजोरी की निशानियां या कहें कि तरीके हैं। पहला, किसी भी गैंगस्टर को सबसे पहले वो देखता है उसके इर्द गिर्द में कौन कौन से कैदी हैं। पहली नज़र इन लोगों की अक्सर पड़ती है उन कैदियों पर जिनके डील डॉल हों, हट्टे कट्टे हों। अब उन्होंने देख लिया ये ऐसे 2-4 हैं, उसको पहले वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। उसके बाद जब भी दिन में कैदियों का मिलना जुलना होता है खाने पे या उस पर, वो मिलते हैं। उसके बाद फिर वो उसको अपने करीब लाते हैं, फिर जानबूझकर उसके सामने मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल पे अपने दोस्त से, घर वालों से बात करते हैं। फिर देखते हैं कि वो भी देख रहा हसरत भरी निगाहों से कि यार ये देखो जेल में मोबाइल से बात कर रहा, मैं इतने महीनों से जेल में है, साल हो गए, मेरी बात ही नहीं हो पाई। फिर वो उसकी तरफ अचानक मासूमियत से पूछता है तुझे भी बात करनी है? अब वो बेचारा मरा जा रहा बात करने के लिए, कहता हाँ। उसका वो फ़ोन दे देता है। अब वो अपने घर पे उसने बात की, दोस्तों से बात की, उसे लगता भाई के तो जलवे हैं, देखो बैठे बैठे मोबाइल पर, उधर भी कह रहे सुन के कि यार तू बाहर आ गया फ़ोन कर रहा, नहीं मैं तो जेल से ही कर रहा हूँ, देखो मेरी जेल में औकात हैसियत। तो उसे अचानक लगता है कि मैं कुछ खास हो गया। ये पहला चारा है जो फेंका जाता है एक गैंगस्टर की तरफ से सही डील डॉल वाले कैदी की तरफ जो किसी न किसी जुर्म में अंदर है, अपने बाद में गैंग में शामिल करने के लिए। दूसरा फिर ये होता है कि उससे कहते हैं कि जेल के अंदर मुलाकात होती है, मुलाकात का वक्त फिक्स होता है, कब किसी से मुलाकात होना है, रूल्स है उसके लिए, नियम है जेल के। अब जैसे आप बड़े किसी इसमें शामिल हो गए गैंग के साथ, तो कहता तुझे किसी से मिलना है? बोलता हाँ। कहता भाई पर मेरी मुलाकात तो हफ्ते में अगर 1 या 2 फिक्स होती है, तो कहता वो हो गई, अब फिर उससे मिलना। तो कहता रूल पे मत जा, मैं करता हूँ। अब उसकी तो जेल में सेटिंग है, उसने उसकी मुलाकात फाइनल करा दी, मुलाकात फिक्स, वो मिल गया, कहने का भाई का जलवा है। अब उसका अचानक तीसरा चारा है, जेल का खाना खाना है, लेकिन जेल में जो अंडर ट्रायल होते हैं विचाराधीन कैदी, उनके लिए कैंटीन से भी आप खाना खा सकते हैं जब तक कि आप कन्विक्टेड ना हो जाए। तो ज़्यादातर तो कन्विक्टेड है नहीं, विचाराधीन ही है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई भी। तो अब क्या करते हैं, उसके बाद कहते हैं ठीक है चल तुझे खाना खिलाता हूँ। अब वो कैंटीन में ऑर्डर देकर खाना भी बनवा लेते हैं पैसे देकर, और बेहतरीन खाना। अब उस बेचारे को जो अब तक जेल का खाना खा रहा है, उसको अचानक उसके सामने बेहतरीन खाना कैंटीन का, अच्छा, तो और प्रभावित हो जाता है, कहता है ये क्या बात है। फिर उसके बाद कहते हैं कि तू कहाँ है? एक सेल में जहाँ पे 24-30 कैदी पड़े, मैं वहाँ पड़ा हुआ, मैं तेरा सेल बदलता हूँ। उसके बाद वो उसको अच्छे सेल में ट्रांसफ़र करा देते हैं क्योंकि उनकी सेटिंग है। वो वहाँ हो गया और खुश हो गया। फिर उसके बाद बातचीत में पता चल जाता है कि इसका केस क्या है। तो कहता है ज़मानत के लिए लगा हुआ, ज़मानत मिल नहीं रही है। कहता ठीक है चल तेरी बेल गारंटी है, तू ज़मानत से बाहर निकलेगा, तेरा भाई ज़ुबान दे रहा है। और इसके बाद वो अपने बंदों को बाहर कहता है कि ज़रा इसका केस पता कर और कौन है विटनेस, और उन विटनेस को ज़रा सा हड़का दे। अब उसके बाद वो विटनेस डर से आ नहीं रहा कि जेल से जो बंदा फ़ोन करके कह रहा, तो फिर बाहर आके मेरा क्या करेगा। मालूम हुआ कि उसकी वाकई ज़मानत हो गई। अब बाहर उसकी ज़मानत हो गई, उसने कहा अंदर भाई ने कराया, तो उसका और मुरीद और फ़ैन हो गया। इन सब के अलावा जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, जो जेल के अंदर फ़ोन का सबसे मिसयूज़ और जो सबसे गलत संदेश देता है, वो ये कि जेल के अंदर से लोग जब वीडियो अपलोड करते हैं, मैं फ़ोन करते हैं, तो बाहर में जितने विटनेस हैं, गवाह हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उन्हें लगता है ये बंदा तो जेल में, जेल के अंदर से ये ऐस टाइप की सारी चीज़ें, फ़ोटो वीडियो डाल रहा है।
तो ये तो बाहर आके पता नहीं मेरा हश्र क्या करेगा। और यही वजह है कि ज़्यादातर केसेस में जो ऐसे गैंगस्टर हैं वो बरी हो जाते हैं, कन्विक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि गवाही अदालत तक नहीं पहुंचते और वो गवाह मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये वो 5-6 चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक नॉर्मल कैदी, एक आम जो हालात का मारा हुआ है, वो गैंगस्टर के गैंग में शामिल हो जाता है। और इन सब चीज़ों के लिए अगर कायदे से देखें तो पूरा जेल ऑफिशियल जिम्मेदार है। तिहाड़ की एक और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम है, जेल में किसी भी जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल होता है वो सबसे पावरफुल होता है, जिसको हम जेलर भी कहते हैं। तिहाड़ में हालांकि सबसे बड़ा पोस्ट डीजी का है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो वहाँ के डीजी ऑफ तिहाड़। लेकिन हर जेल नंबर अलग अलग और हर का एक जेलर। तो अब जेलर कायदे से वो होना चाहिए जो इसका एक्सपर्ट हो, सिक्योरिटी का, कैदियों को हैंडल करने का, ईमानदार। लेकिन अब ये जेल जो है वो सरकार के चक्कर में ये होती है कि ऐसे ऐसे जो जेलर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पुलिस और इससे मतलब नहीं है, लेकिन उनको बहाल कर दिया जाता, क्लर्क हैं वो, लेकिन जेलर बन गए हैं। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो फिर वो अंदर की सुरक्षा, सिक्योरिटी और ये करप्शन, ये बाकी चीज़ें वो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। तो जिस काम के लिए जो बनाया गया है उसकी पोस्टिंग होनी चाहिए, न कि उन लोगों के लिए जो जिनको ये काम मालूम ही नहीं है और उनको जबरन वहाँ पे पोस्ट भेज दिया गया है। तो ये है कैसे एक गैंगस्टर अपना गैंग बढ़ाता है, कैसे जेल के अंदर उसे सुविधाएं मिलती हैं और कैसे जेल के अंदर रहकर ही वो सब कुछ करता है। और यही वजह है कि पंजाब और नॉर्थ इंडिया के अब जितने भी गैंग उठाकर देख लें, उन सब के जो गैंगस्टर हैं वो जेल के अंदर जाकर ज़्यादा मजबूत हुए हैं। मैं आपको एक रियल किस्सा सुनाता हूँ। ये लखनऊ जेल का है, यहाँ पे भी नाम नहीं लूँगा। एक शख्स उसी जेल में बंद था। जेल की ज़िंदगी परेशान वाली होती है। अगर आपकी कोई जान पहचान ना हो, माई बाप ना हो, कोई गॉडफादर ना हो, तो आप आम कैदियों की तरह रहेंगे। उसी जेल में एक बहुत बड़े गैंगस्टर भी बंद, और उस गैंगस्टर का तूती बोल रही है, जिसको देखो वो जब जिधर से गुजरे भाई सलाम, ऐसे ही सब चल रहा है। तब उसे लगा कि अगर इस गैंगस्टर के करीब जाएं तो शायद हमारा भी कुछ भला हो। एक दिन वो मौका पाकर उससे मिल लेता है। बाहर से एक फ़ोन भी करा दिया जाता है। अब वो गैंगस्टर जो है एक दिन जेलर के कमरे में बैठा हुआ है और इसे बुलाया जाता है, और वहाँ बैठकर उसके साथ वो खाना खाता है, नाश्ता करता है, और बताता है कि जितने फल थे वो शायद सारे इम्पोर्टेड थे, और खाना ऐसा कि जो शायद 5 सितारा होटलों में, 5 स्टार होटल में। और उसके बाद से वो जब तक जेल में रहा, उसने कहा कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं जेल में हूँ। जो चीज़ मन करता था कि ये खाऊं, वो सारी चीज़ें मिलती थी खाने को। फ़ोन पे जब चाहूँ बात करूँ, तो ये एक असर था। तो ऐसे ही लोगों से हमारे जेल पटे पड़े हुए हैं, और यही वजह है कि जेल में कैदी जाकर सुधरते नहीं हैं, बल्कि वो और बड़े गैंगस्टर बनते जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने जितने जेल के लोगों से जुड़े हुए, सुनील गुप्ता जी ने भी इसमें सारी जानकारी दी, कुछ गैंगस्टर ने जो बताया कि उनकी मानसिकता क्या होती है, तो शायद आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो ये सब जानकर। कहानी खत्म करूं उससे पहले अब वही अपना सिलसिला। सागर राउत यवतमाल से आज इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सागर। इसके अलावा चेतन साठे का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे चेतन। और शोभा दास जी ने भेजा है। पवन टंडन का भी हैप्पी बर्थडे है। इसके अलावा निखिल यादव का भी हैप्पी बर्थडे है, और रवि कुमार गुप्ता जी ने भेजा है। अनविका, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अनविका। और ये अमरेश शर्मा जी ने भेजा, इनकी बेटियां हैं। और विभव सांगुले, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विभव। और दीपक सांगुले जी ने भेजा, इनके बेटे हैं। इसके अलावा अरमान का भी हैप्पी बर्थडे है, और दलजीत कौर जी ने भेजा है, उनके बेटे हैं। वंशिका उर्फ मिंटू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वंशिका। और राजेश बिश्नोई जी ने भेजा है, ये इनकी बेटियां हैं। इसके अलावा सूरज केशवाला, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सूरज। और प्रमार करण नागाजन भाई, यरूशलेम इजराइल से इन्होंने भेजा है। साथ ही शिल्पी राजहंस और संतोष राजहंस जी की आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। अभिषेक मद्धेशिया, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि क्या सिंगर सिद्धू जो अपने मूसेवाला, इनका किसी गैंग के साथ कोई कनेक्शन था? तो अभी तक अगर पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं जाहिर हुआ कि किसी भी गैंग के साथ। हालांकि एक गाना जो आया वो बम्बिया, तो उससे लेकर जो दूसरे गैंग है उन्होंने ये कहा था कि बम्बिया गैंग के साथ करीबी है, लेकिन उसके कोई सबूत, उसके कोई प्रूफ नहीं मिले। संदीप सिंह हैं और
इन्होंने लिखा है कुछ, और वो सही बात लिखी है। सिद्धू मूसेवाला की इस स्टोरी को लेके, जो रिपोर्टिंग को लेके बहुत सारी चीज़ें हवाई भी हो रही हैं, और क्या कीजिएगा, कुछ लोगों ने और भी लिखा था। मैं एक चीज़ से सहमत हूँ आप लोगों की, जब ऐसी चीज़ें होती हैं और ऐसी खबरें आती हैं तो हमेशा इसके अंदर में लोग TRP भी देखते हैं, तो उस वजह से कई बार कई गलत चीज़ें भी आती हैं, कई जानकारियाँ अधूरी होती हैं, कई यूँ ही जल्दबाजी में चला दी जाती हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जर्नलिज्म हमेशा सीरियस होनी चाहिए। मैं अपने आप को खुद भी कहता हूँ, मुझसे भी ऐसी कई बार गलतियाँ हुई और होनी नहीं चाहिए। दीप मोवान्स हैं असम से, इसके अलावा सुकेश कुमार साहू हैं उड़ीसा से, जरका खान हैं शिकागो से, थैंक यू सो मच जरका आपके मेल के लिए, शादाब तंबोली हैं, इसके अलावा जावेद मलिक हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है, सचिन मिसाल हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, सतीश कुमार हैं, इन्होंने बहुत खूबसूरत मेल भेजा है, थैंक यू सतीश जी। आपको अमर सिंह चमकीला के बारे में जो आपने जानकारी दी, जो मैंने कहानी सुनाई, उसमें आपने नई चीज़ें बताई, कभी डिटेल में इसको ज़रूर करूँगा। इसके अलावा रोज़ी हैं, और इन्होंने ये लिखा कि जो दोनों दोस्त थे, एक कज़न और एक पड़ोसी, सिद्धू मूसेवाला के 29 मई को शाम को जब ये गए थे, तो उन दोनों दोस्त की भी क्या पुलिस ने पूछताछ की, बिल्कुल पंजाब पुलिस ने उन दोनों से पूछताछ की, उनके बयान दर्ज किए, क्योंकि वही दोनों विटनेस थे, और इनके कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले गए कि 29 या उससे पहले के कॉल रिकॉर्ड्स, क्योंकि शक पे शक होना चाहिए कि आखिर कई ऐसे लोगों ने लिखे कि उसी दिन वो अपनी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो क्यों नहीं ले गए, दोनों गनर को क्यों छोड़ दिया, और इन दोनों जो गए थे ये दोनों इतनी गोलीबारी के बीच में कैसे बच गए। तो ये सारे सवाल तो जेन्युइन है, तो पंजाब पुलिस इसके ऊपर भी जांच कर रही है, उनके दोनों के कॉल जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी खंगाल रही है, इन दोनों से पूछताछ करके इनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा फिलिप सैमुअल हैं, और इन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन के बारे में इन्होंने ये बात की थी। आदित्य राज हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की, इंद्र कुमार हैं, भालिया दिनेश हैं सोमनाथ गुजरात से, इसके अलावा सनवरमाल सुथार हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है, मोहम्मद सादिक हैं करगिल से, एक स्टोरी की फरमाइश की है, घनश्याम रे हैं, एक स्टोरी की फरमाइश इनकी भी है, ईशू राणा ने भी एक कहानी की फरमाइश की है, जनक रावल भी हैं, और साथ में जुब सोनी हैं, बल्कि शुभ सोनी MP से। तो थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों के मेल के लिए। आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।